नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस लाइव में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत जो है युवाओं को दी है। अच्छी खबर युवाओं की आई है। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार ने एमपीपीएससी की परीक्षाओं की जो आयु सीमा है उसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट करके ऐलान किया और उन्होंने बताया कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कोविड-19 की वजह से ओवर एज हो गए थे उनके आवेदन करने की जो आयु सीमा है वो 3 साल की छूट दी गई है। हालांकि ये भी बता दें कि ये छूट जो है वो केवल 1 साल के लिए है और खास तौर पे क्योंकि कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों का उसकी भरपाई के तौर पर दी जा रही है। बता दें कि काफी लंबे अरसे से जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि कोविड के कारण कई परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो गई थी, आयोजित नहीं हुई थी। इस वजह से कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी आयु सीमा जो है वो आवेदन के अनुसार ओवर एज हो चुके थे, वो नहीं कर पा रहे थे और ऐसे छात्र जो है वो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की सरकार से अपील कर रहे थे कि उन्हें कोविड की वजह से परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ा, तो इसलिए उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट भी आपको हम दिखाते हैं और इस पूरे मामले पर हम जो है आज बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिनेश सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। एडवोकेट है, भोपाल से हैं और बेरोजगार संघ जो है उसके भी जो है संस्थापक अध्यक्ष हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी मेरे सहयोगी जो है वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। चर्चा जो है वो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो ट्वीट दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने ये घोषणा की है। आप देख सकते हैं ट्वीट उन्होंने किया और आज ही ये ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाएं ना होने पर आवेदन के जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए उनकी मांगों के आधार पर पीएससी की परीक्षा में 1 वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने का फैसला हम कर रहे हैं। तो डिस्कशन शुरू करेंगे और सबसे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगी, दिनेश सिंह चौहान जी के पास। दिनेश जी, बड़ी राहत युवाओं के लिए भले ही 1 साल के लिए मिली हो लेकिन 3 साल का आज एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रदेश सरकार ने दिया है यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा एमपी तक का इस विषय पर। और आपके एक संवाददाता हमारे यहाँ रिपोर्टर हैं रवीश पाल सर, ही इज रियली माइंड ब्लोइंग पर्सन और उन्होंने एमपी तक को भी संभालते हैं और आज तक को भी संभालते। उन्होंने इस मुद्दे को नेशनली चलाया था, उसके लिए मैं हम पूरे छात्र जो है और जितना मेरा छात्र संगठन तमाम एमपीपीएससी सभी लोग भी हैं बहुत ज्यादा उनके जो है इस बारे में हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को पूरे 10 मिनट आज तक पर चला था और स्पेशल कवर स्टोरी उन्होंने की थी और उसके खबर जो है वहां तक पहुंची और आज उसका रिजल्ट निकला। उसके बाद जो है जी तिवारी से नमस्कार, प्रणाम सर। तो उसके बाद दूसरा जो है शिवराज सिंह चौहान जी को कि चलिए कम से आपने संज्ञान लिया, ये हम आपके इस कार्य को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि जहां पर सरकार काम करती है उसका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो 4 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, जो रिजल्ट रुके हुए हैं और तमाम चीजें उसकी भरपाई कैसे हो, ये तो मान लीजिए आपने उम्र सीमा बढ़ा दिया तो उम्र सीमा बढ़ाने से फिर क्या होगा, क्योंकि तय है 2023 दिसंबर तक तो उन्होंने उम्र सीमा का एक ऐलान किया कि अगले साल 2023 तक, चूंकि नवंबर में चुनाव है, वो सब एक पूरा प्रोपेगेंडा है सर। वो 2 नवंबर में 2023 में चुनाव है और दिसंबर में चुनाव खत्म और दिसंबर नई सरकार बननी है, तो वो जो एक पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा रचा गया है इसी प्रकार से रचा गया है। लेकिन अगर प्रोपेगेंडा से भी अगर युवाओं को उसमें फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज डीपीआई के बाहर इन्हीं मतलब शिवराज सिंह चौहान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई जो है हम इतने लाख भर्ती करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, डीपीआई के बाहर पिछले 6 से 8 महीने से जो चयनित अभ्यर्थी बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं उन पर इनका कभी संज्ञान नहीं गया। एक ट्वीट नहीं कर सके कि मेरे बच्चों टेंशन ना लो, आप लोग जो चयनित हैं जो डीपीआई के बाहर बैठे हैं हम आपका लेंगे। एमपी टेट के अभ्यर्थी हैं, एमपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं, एसआई के अभ्यर्थी, आपको तो पता है तिवारी सर, आकांक्षा ठाकुर मैम और हमारे पत्रकार दिनेश गुप्ता जी को अवगत कराना चाहता हूँ। 2017 से लेकर के एक पुलिस रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया अभी तक, 2017 के बाद से 0 और लगातार हर साल हजारों की संख्या में
चाहे एसआई हो, चाहे टीआई हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रिटायर होते ही होते हैं। तो जब उनकी जगह खाली होती है तो आप लोग उसको भरपाई करते कैसे हैं जब नया रिक्रूटमेंट हुआ नहीं? और आपको पता है कि पुलिस तो संविदा नहीं ले सकती, मान लीजिए शिक्षक को संविदा ले सकते लेकिन पुलिस को नहीं ले सकते। और जिस प्रकार से रिजल्ट की अभी चर्चा चल रही है, एमपीपीएससी के तमाम रिजल्ट की भी चर्चा चल रही है, ये अभी अपने आप में अंधेरे में है। और अंधेरे में इसलिए है क्योंकि 4 साल देने का मतलब नहीं कि आप उसके पिछले 4 साल की भरपाई कर सकते हैं। ये एक अभी बहुत कुछ इसमें सवाल है जिनमें हमें अभी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के देखिए ये जो फैसला है उसका आप स्वागत कर रहे हैं दिनेश जी, लेकिन जो बैकलॉग की भर्तियां हैं इनको लेकर भी जो है सरकार को सोचना चाहिए, और जो तमाम जो दूसरे मामले हैं उनको लेके। लेकिन आपने यहाँ पे जिक्र किया कि भले ही 1 साल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हो, लेकिन इसको जोड़कर 2023 के चुनाव से ही देखा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि 1 साल के लिए ही ये मान्य है, तो ऐसे में क्या जो हाँ मान्य 1 साल के लिए नहीं है, वो रिलैक्सेशन 3 साल के लिए है। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट जो भी 2023 दिसंबर तक निकलेंगी, हाँ, तो जैसे आज से अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलता है, आज से लेकर के जो नोटिफिकेशन आएगा 2023 दिसंबर तक, उस सभी नोटिफिकेशन में 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और ऐसा नहीं है, इन पे और भी मांगे पड़ी हुई हैं। हमने कई बार कहा था कि सैलरी का जो मुद्दा है 70%, 80%, 90% वाला, मध्य प्रदेश एक इतना, मतलब आप समझिए कितना अव्यवहारिक है कि एक जेल प्रहरी, एक पुलिस कांस्टेबल जिसकी सैलरी 18,700 इन हैंड उसको मिलती है, उसमें आप 70% मतलब 12,000 रुपए दे रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि अब तुम भोपाल में रहो, 24 घंटे ड्यूटी करो 12,000 रुपए में, और कहो देशभक्ति जन सेवा। मतलब आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अब खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इंसान सबसे पहले ब्रेड एंड बटर देखता है। तिवारी सर, आकांक्षा मैम, सबसे पहले पेट देखेगा। ठाकुर सर, दिनेश गुप्ता सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले व्यक्ति पेट देखता है कि भाई मेरा, मेरे परिवार का पेट है कि नहीं है, तब तो कमर कस के देश की सेवा करने जाएगा। तो ये देशभक्ति जन सेवा के जो नारा है ना, ये बहुत धूमिल पड़ जाता है जब इस प्रकार की कुरीतियां पोत दी जाती हैं डिपार्टमेंट में। तो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन कमजोर होता है, और वो लोग जो जिम्मेदारी जवाबदेही की बात होती है वो नहीं हो पाती। तो अभी सरकार से एक और डिमांड है कि 70%, 80%, 90% वाला मुद्दा हटाइए। जिस प्रकार से प्रथम दिन से विधायक की सैलरी, प्रथम दिन से सीएम की सैलरी, कभी ऐसा हुआ क्या कि विधायक जब 3 साल प्रोबेशन पीरियड करेगा तो उसको पूरी सैलरी मिलेगी? आप तो एक दिन के आते हैं तो पूरी सैलरी मिलती है। सो आप इतना इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं लोगों के साथ? तो ये संवेदनशीलता की बातें, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और काफी समय से जो है आप भी देख रहे हैं दिनेश जी किस तरीके से जो युवा है वो मांग कर रहे थे, और बिल्कुल कोविड में बहुत नुकसान युवाओं का हुआ। जिस तरीके से इस 1 साल की भर्ती के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कितनी बड़ी राहत आपको लगता है युवाओं के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए है मध्य प्रदेश जो छूट दी गई है 3 साल वाली, इसको हम बहुत जनरलाइज नहीं कर सकते। जो भर्ती करेगा ये उन पदों के लिए है। अब पीएससी किन पदों की भर्ती करता है? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डीएसपी, या जो है एक्साइज ऑफिसर, जो क्लास 3 एग्जीक्यूटिव से लेकर अफसर तक की या क्लास 1 तक की जो पोस्ट है उसकी भर्ती करती है। इसकी संख्या कितनी होती है, कैंडिडेट भले ही कितने हो। और दूसरा, जो लगातार पीएससी में अभी जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो एक अलग विषय है। आपने एक भर्ती जो है उसके लिए 1 साल, और आपने बढ़ा दिया कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश में टोटल एज रिलैक्सेशन क्या है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज कितनी है मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए। अभी जो 17 का ही ऑर्डर है, जो 2017 में पिछले बार जो विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था, जो उसमें 40 साल तो जो है एक छूट के बाद था कि 40 साल तक आप विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, 40 + 3, तो आप 43 साल की उम्र तक, आप सोचिए ना कि 43 साल की उम्र तक कौन इंतजार कर रहा होगा कि हम पीएससी की परीक्षा देनी है हमको। इतना लंबा समय होता है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत व्यवहारिक नहीं है। जो सरकार में हमारा जो सिस्टम है, यदि पद नियमित रूप से रिक्त होते हैं तो भर्ती नियमित रूप से क्यों नहीं होती? आप देखिए ना कि आप जितनी भी जगह है, एक रिटायरमेंट का कैलेंडर हर साल हर विभाग में बनता है, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, उसके आधार पर आप रिक्विजिशन भेजते हैं कि भर्ती की। लेकिन राजनीति क्या है,
राजनीति ये है कि अभी जैसे ओबीसी का मसला अटका हुआ है, ओबीसी का जब तक आपका इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा कि 14% होगा कि 27% होगा, तब तक ये भर्ती क्या, इसका कोई विज्ञापन निकलेगा, भर्ती करेंगे, रिजल्ट निकालेगा या कोर्ट में क्या होगा? तो इसको केवल हम ये कह सकते हैं एक राजनीतिक जो निर्णय है, क्योंकि तो बहुत सारे जो पीएससी के जो छात्र इंदौर में भी बहुत आंदोलन कर रहे थे, वहां जो है इंदौर में चेयरमैन ने लिख के दिया कि हम आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन देंगे। बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं, तो जो सरकार है कहीं ना बात दिनेश जी, माफी जी आपकी बात रोक रहा हूँ, लेकिन बात मंशा की आ जाती है, इसमें मंशा की आ जाती है। दिनेश जो बात कर रहे थे कि अब देखिए ना, आपने ओबीसी आरक्षण का उदाहरण दिया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, आपको भी विदित होगी, आपको भी ज्ञात होगी। माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना था, एक लाइन काफी थी कि आपको भर्ती करने से किसने रोका था या किसने रोका है। बिल्कुल, देखिए भर्ती करने से तो रोका नहीं है उन्होंने, कोई रोक नहीं है, लेकिन आप यदि ये तय कर लेंगे कि हम 27% के आधार पर भर्ती कर देंगे तो रिजल्ट रोक देंगे। वो कहेंगे आप भर्ती करिए, लेकिन जो रिजल्ट है, फिर जिन लोगों की नौकरी, लोगों को नौकरी में आपने 27% के आधार पर सिलेक्शन किया और 14% पर आप आ गए, तो उस वक्त कितनी अप्रिय होगी, आप वो भी देखिए। जो सरकार है उसको व्यवहारिक पहलुओं पर देखना चाहिए, क्योंकि सरकार है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से सोचता है, वो राजनीति करता है, लेकिन सरकार तो एक स्थायी भाव है ना, उसको स्थायी भाव से चीजों को देखना चाहिए। जो निर्णय होते हैं वो स्थायी भाव से होना चाहिए। यदि आप 43 साल की उम्र कर रहे हैं, महिलाओं के लिए और भी ज्यादा एज रिलैक्सेशन है, फिर उसमें SC/ST का भी मामला आ जाता है, उनमें भी आपने एज रिलैक्सेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो छूट है, कई बार तो कई मामलों में हम देखते हैं ना 50% से ऊपर पहुंच जाती है। 62 साल की जो है आपकी रिटायरमेंट की है, जो 50 साल की उम्र तक आप भर्ती कर रहे हैं, तो 12 साल के लिए जो जिसके पास नौकरी बची हुई है वो क्या भर्ती करेगा? तो जो सरकार का अप्रोच है वो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है, और ये जो है वो हमेशा सवाल इसलिए उठते हैं कि जो दिनेश कह रहे थे शुरुआती तौर पर कि चुनाव की टाइमिंग से पहले जो है ना, वो स्नेह, राहत, इन सब की बूंदे नहीं गिरती है, बारिश होने लगती है। जब भी चुनाव का मौसम आता है, इनकी बूंदे नहीं, बारिश होती है। दिनेश ने जो बात कही, दिनेश की इस बात को मैं कहता हूं कि दिनेश से मैं अगर नहीं कहते दिनेश इस बात को, तो मैं सवाल करता। दिनेश की एक चीज, दिनेश ने एक अच्छी महत्वपूर्ण बात कही कि हाँ, स्वागत है, कम से कम इस विषय में उन्होंने सोचा, क्योंकि हमेशा आप सरकार की आलोचना करते हुए ये नहीं कह सकते कि नहीं, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। दिनेश की इस बात को मैं पहले तो दिनेश से कहूंगा कि कम से कम आलोचना के साथ अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो स्वागत योग्य भी होता है। लेकिन हाँ, दूसरा सवाल यही है जो दिनेश भी कर रहे थे कि जो रिक्तियां भरी जानी है, काश उस दिशा में इतनी सक्रियता बढ़ जाए। तो जैसे कहते हैं कि इस पे तिवारी सर, जो पूरा का पूरा जो मुद्दा है भर्तियों का, और सही समय पे भर्तियों का। जैसे आपको पता है, किसी विधानसभा से यहां तक कि सरपंच का भी अगर पद खाली हो जाता है किसी ग्राम प्रधान का, तो संवैधानिक तौर पर 6 महीने के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। मतलब राजनीतिक तौर पर जितने भी पद हैं, आप देखिए इतने सक्रिय हैं कि एक दिन भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कोरोना काल में दुनिया मर रही हो, खत्म हो रही हो, लेकिन नहीं, बंगाल में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश उपचुनाव होगा, इधर लगातार मीडिया खबर कर रही है कि भैया लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं, सबको अपनी सत्ता चाटने की पड़ी होती है। तो जब सत्ता चाटने को सुख इतना ही आपको आनंद मिल रहा है, तो थोड़ा सा आनंद जो है अपनी उस जनता को भी दे दो, उस पब्लिक को भी दे दो। लेकिन एक पहलू से दूसरी चीजें भी जुड़ती हैं कई। आकांक्षा, जिस बात को मैं कहना चाहूंगा, और दिनेश जी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि बेरोजगारों के प्रति हम कह रहे चलिए ये कदम है, एक बेरोजगार जो है वो अब अहम मसला समझ में आ रहा है क्या सरकार को? आप इतना तो सहमत हैं दिनेश जी? क्योंकि वो बेरोजगार जिससे संवाद करने में भी माननीय लोग जो हैं वो हिचकिचाते थे, बेरोजगार जाए हाथ में अपना आवेदन लेके तो कतार में खड़ा रहे या धक्का लग जाए, कम से कम संवाद बेरोजगार की जो आवाज है उसके मायने अब समझ में आ रहे हैं सरकार को? नहीं, उसका रीजन है ना, आप खुद MP तक को देखिए। पिछले 1 साल से मैं खुद लगभग 1-1.5 साल से हो गया मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, और मैंने धीरे धीरे देखा है कि MP तक ने जिस तरह से सरकार को घसीटा है, मैं बहुत तारीफ करता हूं। आप पूरे कमेंट भी चल रहे हैं आकांक्षा मैम का, खासकर तिवारी जी का। आप लोग जिस प्रकार से सरकार की हर एक नीति को साफ तौर पे कहा है कि भैया आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। जहां पर तारीफ करनी तारीफ की आपने, लेकिन जहां पर गलत करनी गलत किया आपने। और आज जो नहीं कह सकते थे, तो हम जैसे बेरोजगार बेचारों को बुला करके बोलो, ठीक है, सरकार तक हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे। कम से कम आपने इसके लिए पूरा का पूरा हमारा
पूरा ग्रुप ही, पूरा मध्य प्रदेश ये हमेशा के लिए जो है ऋणी रहेगा कि आप दो, मतलब नहीं कहते हमारे पास भी दो राम लखन है, ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं। अमित तिवारी जी और आकांक्षा ठाकुर जी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जो चीजें जब पहुंचती हैं सरकार के पास, यार ये कुछ ना कुछ तो बातें हो रही है, तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आपके द्वारा तो सुनेगी सरकार। तो जो आपके द्वारा जो सरकार सुन रही, तो उसी तक हम बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी पूरी लिस्ट बड़ी लंबी है तिवारी सर, अगर लिस्ट की चर्चा करें अगर हम, तो अभी आप बता दूं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको पता है वहां भी घोटाला हुआ है, वहां भी नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वहां पर भी की गई है। दूसरी घटना एमपी टेट में आपको पता है वहां भी घोटाला हुआ, 10-10, 12-12 लाख रुपए लेकर के जो है कुछ बच्चों के नंबर को बढ़ाए गए, हेरफेर किए गए। और साथ ही साथ में पदों की संख्या कितनी दी जा रही है, अगर बच्चे क्वालिफाई कर लिए लगभग 2.25 लाख बच्चे, पदों की संख्या 7,500, तो आप क्वालिफाई मत करो उनको, वरना वो तो एक प्रकार से पॉइजन है कि तुम लोग पॉइजन खा के बैठ जाओ गले में लेकर, जिसको ना निगल पाओ ना उगल पाओ, कि आप क्वालिफाई भी हो गए हो और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लगातार अभ्यर्थी एमपी टेट का अभ्यर्थी कह रहा है कि भैया पदों के साथ वृद्धि करिए, और मैं भी कहता हूं कि कम से कम जब मध्य प्रदेश में 90,000 से ज्यादा पद खाली है, 1 लाख ज्यादा पद खाली है शिक्षक विभाग के, तो आप 50-60 हजार पद देने में आपको तकलीफ क्या है। लेकिन एमपी टेट में जो घोटाले होते हैं, जो घोटालेबाज होते हैं, स्कैम करने वाले होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। तिवारी सर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है वो पूरा का पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है, बच्चों से संपर्क करना शुरू कर देता कि भैया इतने लाख रुपए पहले दो, बाद में चीजें करने। और उसकी एक वजह है, उसको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो रवैया है, जो संवेदनहीनता है, इसको लेकर के बहुत खराब है। जी बिल्कुल। दिनेश जी देखिए इस पूरे मामले को दिनेश चौहान जी जो है वो जिस तरीके से, और अमित ने भी जिस तरीके से कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा जो एक घोषणा जो है वो शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से की गई है, उसके अलावा इसको बिल्कुल 2023 में चुनाव से कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बात सरकार भी समझ रही है अब, और इसीलिए इस तरीके से इससे पहले 1 लाख नौकरी देने का वादा जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, उसके बाद अब जो है रिलैक्सेशन दिया है एज में। लेकिन अब सवाल यही है, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि भर्तियां कौन सी हो रही है, कितनी हो रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अब क्या लग रहा है, क्या इतना काफी होगा, या फिर ये जो नाराजगी है युवाओं की ये और ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? नाराजगी तो है ना, और नाराजगी तो अब कम से कम ये समझिए कि ये आंदोलन चाहे भले ही 200, 400, 500 लोग इकट्ठा होकर, लेकिन अब आपने तिवारी सर, आकांक्षा मैम, गुप्ता जी, आपने भी देखा होगा इस कुछ 6-7 महीने में छात्र बहुत एक्टिव हो चुके हैं। मतलब आप देखिए आज भी एमपीपीएससी घेराव किया हमारे आकाश पाठक जी ने, और भी तमाम जो लोग थे वहां पर, और लिखित में आश्वासन लिया। ये पहली बार ऐसा कि उनको पता है कि एमपीपीएससी वालों को अब बच्चे नहीं छोड़ने वाले, तो लिखित में स्टाम्प मार करके, सील मुहर मार करके उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम रुके हुए रिजल्ट को लेकर के आएंगे। क्योंकि ऐसे ये संभवतः होता नहीं है, लोग ज्ञापन ले लेते हैं, मुखबरी बोल देते हैं, वही मैं कह रहा था, वही मेरा सवाल था। और दिनेश जी से, दिनेश गुप्ता जी से मेरा यही सवाल था, आकांक्षा जिस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं दिनेश चौहान के, दिनेश गुप्ता जी, मैं जो कह रहा था कि कम से कम बेरोजगार जो है वो प्राथमिकताओं में तो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको कुछ फर्क दिख रहा है? ठीक है, हमने चुनाव की टाइमिंग की बात कर ली, लेकिन वही बेरोजगार जो है, अब समझ में कहते हैं कि उपस्थिति दर्ज जब हो जाए तो उससे फिर धीरे धीरे रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं, तो वो बेरोजगार की उपस्थिति अब सरकार के सामने दर्ज हो रही है। अमित जी आप देखते हैं पिछले दिनों जब CMI का फिगर आए थे, जबकि कौन किस राज्य में रोजगार देने में आगे है, तो वो आगे ही ये बताने वाले थे कि रोजगार को लेकर एक जो है राजनीतिक मुद्दा धीरे धीरे जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं। हमने देखा कि सरकार इसको एक बड़े कैंपेन के तौर पर ला रही, क्योंकि जब सर्वे सामने आया था उसमें छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी स्थिति में बताया तो वहां भी अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो वो तो एक मुद्दा बना ही रहे हैं वहां छत्तीसगढ़ में। आप राजस्थान में भी देखिए कि बेरोजगारी मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी इसी पे चर्चा हो रही। तो जो राष्ट्रव्यापी यदि अपोजिशन का मुद्दा भी देखेंगे ना राष्ट्र स्तर पर, तो वो रोजगार है। यही हो रही है कि रोजगार कितने आपने दिए, चाहे वो कोरोना काल में रोजगार गए हों तो कितने वापस लोगों को मिले हैं, या कोरोना के पहले स्थिति थी वो बहाल हुई कि नहीं हुई, या फिर नए रोजगार आपने कितने दिए, ये जो बार बार बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले जो भी चुनाव है, राज्यों में हो चाहे लोकसभा में हो, धीरे धीरे ये जो रोजगार मुद्दा है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। उसी तरह से जैसे महंगाई पर चर्चा होती ना, तो अब ये महंगाई से फोकस हट के कहीं ना कहीं ये जो फोकस है वो रोजगार होने वाला है,
और युवा वोटर जो हर पार्टी के प्रायोरिटी पर रहते हैं, उनके लिए रोजगार के मोर्चे पे जवाब देना है कि वो क्या करने वाले हैं, उनका एजेंडा क्या है, यदि वो सरकार में आते तो कितना रोजगार देंगे। तो इस दिशा में राजनीति हमें जाते हुए दिखती है और शिवराज जी कहीं ना कहीं इस चीज को भांप गए हैं, इसलिए लगातार वो उसी बात पर फोकस कर रहे हैं। उनका पूरा एजेंडा है रोजगार की, लोगों को कैसे रोजगार बिल्कुल यही बात, यही वजह कि जो पीएससी के अभ्यर्थी गए थे प्रतिनिधि मंडलों से, जो प्रतिनिधि मंडल ने जो संवाद किया, वो संवाद भी मुझे उसी उसी जो आप कह रहे हैं कि उस चीज को वो भांप चुके हैं, इसलिए संवाद भी हो गया। बिल्कुल, देखिए जैसे इंदौर का घटनाक्रम है, यदि सरकार की मंशा नहीं होती 3 साल बढ़ाने की, तो क्या पीएससी लिख के दे सकती थी कि हम आपको 3 साल का छूट दे रहे हैं? तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसलिए जो भी सरकार जो फैसला कर रही है, उसने जो लाइन ली है, वो मध्य प्रदेश में रोजगार के लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी रोकने की कोशिश कर रही है। तो कम से कम जो यंग वोटर है, वो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर वोट ना करे, वो पॉजिटिव वोट करे। इसीलिए वो ये मामले को कहीं छूट दे रहे हैं या भर्ती को लेके एक अभियान चला रहे हैं। डिपार्टमेंटों ने एक अपना जो है वैकेंसी चार्ट बना लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखबार के पूरे पन्ने हमको विज्ञापन से भरे हुए दिखाई दे, जिसमें वैकेंसी बताई होंगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो कॉलेज में भी टीचर है और स्कूलों में भी टीचर की जगह है। ये जो अतिथि विद्वान है, इनका भी शायद मुद्दा सरकार हल करे, इन्हें कुछ दे दे। कई तरह के इशू रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो आने वाले दिनों में लगता है कि सरकार जो है इसको युद्ध स्तर पर निपटाने की कोशिश करे। बिल्कुल। और इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है दिनेश गुप्ता जी, और वो ये कि जो इस एक साल में जो भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 2019 के रिजल्ट भी जो है एमपीपीएससी के वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर एज आपने रिलैक्स कर भी दिया, 3 साल का रिलैक्सेशन आपने दे भी दिया, लेकिन उसके बाद डेट आएगी, डेट आने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद जो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट घोषित होगा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया, और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 साल के जो एग्जाम है उनके रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुए। तो ये भी नाकाफी ही नजर आता है। अगर एज रिलैक्स कर भी दी और रिजल्ट अगर आज से 4 साल 5 साल बाद आ रहा है, तो अभ्यर्थियों के लिए कोई खास मदद होगी नहीं इससे। बिल्कुल, आप देखिए आकांक्षा, जो रिजल्ट पेंडिंग है उनको आप यदि डिक्लेयर नहीं करेंगे, उनका इशू सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उसको अटेंड नहीं करेंगे, तो आगे की जो भर्ती है आप उनको उस वैकेंसी को कहाँ ले जाएंगे? यदि आपने पहले 200 पदों की भर्ती निकाली थी, अब यदि नए जो आप भर्ती करने जा रहे हैं, तो उन 200 पदों का क्या करेंगे? और उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं या सक्सेस नहीं हो पाए, उन्हें कैसे पता लगेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे? वो अप्लाई करें कि नहीं करें, फिर आपको बहुत सारी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई भी वैकेंसी निकालने से पहले सरकार को सारे रिजल्ट्स के बारे में एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि इनका हमको करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट यदि लेट तो भी वो उसी तरह से कि आप 3 साल आप बेनिफिट दे भी रहे हो, तो क्या फायदा? 3 साल आपने यहाँ रिजल्ट रोक दिया, आप फॉर्म भरवा भी लेंगे, फिर रिजल्ट रोक देंगे, तो उससे फायदा क्या होने वाला है? वो बेरोजगार एक तो परीक्षा की तैयारी करे, परीक्षा देने के बाद कोर्ट पे चक्कर लगाए कि आप हमारा रिजल्ट घोषित करा दीजिए, फिर धरना प्रदर्शन करे, तो अल्टीमेटली उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर एक पीरियड के बाद उसको लगता है कि सरकार से मोह भंग होने लगता है, तो फिर उसमें डिप्रेशन आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार यदि 1 साल के लिहाज से सोच रही है कि हमारा चुनाव निकल जाएगा, लेकिन अब ये जो रोजगार का मुद्दा है, भले ही आज हम 2022 में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो है 25, 26, 27 के जो इलेक्शन है, उनमें भी ये मुद्दा अन्य राज्यों में असर करने वाला है। इसका एक सीरीज मुझे लगता है कि ये चलेगी। देखिए, इसका बहुत अच्छी बात आपने गुप्ता जी, मेरे पास एक संदर्भ आ रहा है। पिछले 70 से 75 सालों से बेरोजगारी मुद्दा हमेशा रहा है, और चुनाव के जैसे ही 1 साल पहले होता है तो बेरोजगार छात्र, युवा, इनकी घोषणा पत्र का, इन सभी घोषणा वीरों का, कितने तमाम हो, किसी पार्टी के हो, सबका प्रमुखता से बन जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि युवा जो है, युवा नाम सुन करके युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है, जहां पर युवाओं की बात करते हैं उस भीड़ में बात करते हैं जहां पर वो लोग कंपटीशन वाले नहीं होते, उनको लगता है अच्छा युवाओं को मिला होगा रोजगार। असली युवा को तो बाहर खदेड़ कर पुलिस बाहर रख देती है। इनकी सबसे बड़ी समस्या जो तिवारी जी और गुप्ता जी है, संस्थागत समस्या। संस्थागत मतलब इनके पास कोई रोड मैप नहीं है रोजगारी को दूर करने के लिए। रोड मैप का मतलब है 2 प्रकार से रोजगार को दूर किया जाता है, एक सरकारी नौकरी देके और एक प्राइवेट नौकरी देकर।
और उसके लिए काम किया जाता है एक ड्राफ्ट के द्वारा, एक काम किया जाता है, एक सरकारी एक ऐसा विभाग बनाया जाए जिसका काम ही हो सिर्फ रोजगार से संबंधित विषयों को देखना, और समय समय पर उसमें एक ऐसी कमेटी बैठे जिसमें प्राइवेट लोग भी हो, उसमें कुछ सरकारी लोग हो उसमें, अर्थात कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ एडवोकेट हो गए, कुछ पुलिस हो गए, कुछ लोग जो है जो रूट पे काम करने वाले हो गए, अलग अलग बेरोजगारी जो संगठन उसके अध्यक्ष हो गए, तमाम लोग, ताकि वो जो हर 5 महीने 6 महीने में उनकी बातों को रखा जा सके, सरकार तक उसको विधिवत ब्रीफ करके पहुंचाया जा सके। इनके पास कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। ले दे के बसता है व्यापम। अरे कमाल की बात तो मैं बोलना भूल ही गया, जितनी बार स्कैम होता है उतनी बार इसका नाम बदलता है। पहले उसका नाम व्यापम हुआ, उसका नाम बदल के आया पीवी किया गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी फिर से जब घोटालों में कृषि एग्रीकल्चर भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती का मामला हो, एमपी टेट के स्कैम का मामला हो, तमाम मामले आए, तो फिर उसको नाम बदल दिया क्या, MPSSB, मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। अरे दादा, 1208 नोकिया के फोन में अगर आईफोन का कवर चढ़ा दोगे तो क्या आईफोन जैसा थोड़ा काम करेगा वो? पहले उसको मशीनरी तो उसके अंदर से बदलो, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको तो बदलो। इनके पास, अभी आपको बता दूं, एक जो बड़े सज्जन है, बड़े वरिष्ठ ऑफिसर हैं पीवी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं मैं इस जॉब में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज था ही नहीं, फिर भी उनको टेक्निकल एक्सपर्ट का नॉलेज दिया गया और अभी उनकी अभी जो उनको बात करके अब जो नहीं किया गया। तो अब ये बताइए, जिसके पास वो टेक्निकल जानकारी नहीं है और आप उसके साथ जॉब कर काम करवा रहे हैं, so how does it possible and how can we believe on MP PB on MP गवर्नमेंट? इनके इंटेंशन में हम कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि अगर भर्ती आ भी गई तो ये लोग क्या है कि ये लोग तो वैसे फ्रॉड कर लेंगे। और आपको पता है आज के जो फ्रॉड का तरीका है, एग्जाम के स्कैम का तरीका है, इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि व्यापम के जो वर्तमान कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बस की तो बात नहीं कि उसके निपटने के लिए, क्योंकि इनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। एमपी टेट का पेपर चल रहा है, बाहर का बच्चा सॉल्व कर रहा है साइबर कैफे में बैठ करके, और एमपी में क्या हो रहा है, महावीर कॉलेज में अंदर बैठ करके पेपर चल रहा है और बाहर उसका पेपर बाहर उसके कंप्यूटर में चल रहा है। तो इतना बड़े लेवल पर जो स्कैम होता है, तो सोच, अब एक दिन नहीं कई बार चल रहा होता है। तो ये जो संस्थागत बदलाव है, राजनीतिक बदलाव, संस्थागत बदलाव, इनको करने की आवश्यकता है। और आज मैं आपके माध्यम से, तमाम माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे हम जैसे युवाओं को, हमारे पास रोजगार नीति का, बेरोजगार नीति का एक एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, इनके पास अगर एक्सपर्ट की कमी है तो हम तो फ्री में काम करने को तैयार हैं। अरे हफ्ते में एक दिन तो पूरा दिन दे देंगे सरकार को कम से कम रोजगार के लिए। अभी क्या है, हम लोगों ने ये NU नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने MP में इंदौर में एक पूरा धरना देने का प्लान किया हुआ है। धरना का मतलब है कैसे, जैसे गांधी जी करते थे असहयोग सत्याग्रह प्रकार का, कि अब हम बैठेंगे दीनदयाल पार्क में और तब तक नहीं उठेंगे, डेली हम नहीं उठेंगे, अब उठना नहीं है जब तक हमारे इन ड्राफ्ट पे चर्चा नहीं हो जाए। उन्होंने एक ड्राफ्ट भी बनाया है, ड्राफ्ट तैयार किया कि ये ड्राफ्ट हम सरकार को सौंपेंगे ताकि सरकार इससे कुछ इनपुट लेकर के कुछ योजनाओं को बना सके। तो तिवारी सर, अगर हम इस पे फोकस करें, गुप्ता सर, कि जो एग्जाम कम से कम हो रहे हैं उस पे तो लूप होल्स ना हो, क्योंकि युवाओं को सबसे बड़ी समस्या तब आती है, एक तो आप भर्ती करते नहीं, और जब आप भर्ती करते हैं उसमें भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है, तो जो असंतोष है वो और उत्पन्न हो जाता है। ये सबसे बड़ी वजह। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम पहले कंडक्ट नहीं होते हैं तो उसमें कोई खामी खराबी जो है वो आ जाती है, जैसा हमने एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा था। साथ ही MPTET वर्ग 3 को लेके जिस तरीके की जो आरोप सरकार के ऊपर लगे थे उसमें हमने देखा। तो तमाम ये वो चीजें हैं जो परेशानी जो है अभ्यर्थियों की ज्यादा बढ़ाती है। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि देखिए अभी तो 1 लाख जो है रोजगार देने की घोषणा जो है CM शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उसके बाद फिर आज एज रिलैक्सेशन देने की भी बात कर दी। इतना क्या आपको लग रहा है काफी है, या फिर CM शिवराज सिंह चौहान को और भी कुछ बड़ी घोषणाएं करनी पड़ेगी तब ही 2023 के चुनाव की राह, खासतौर पे जो बेरोजगारों और जो युवा वर्ग है वो उनकी तरफ जो है आएगा? दिनेश गुप्ता जी। बिल्कुल आकांक्षा, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है पूरी डिबेट में, यही में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जो घोषणा कर रहे हैं कि 3 साल का रिलेक्सेशन, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट है कि नहीं उसको, क्योंकि जो इस इंटेंशन क्या है सरकार का इंटेंशन ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में हमको जो रोजगार का मुद्दा है, एक तो उसका एंटी इनकम्बेंसी ना हो और जो यूथ वोटर है वो उसके साथ आए। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में ये 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है पहली बार नहीं दिया जा रहा,
आप दिग्विजय सिंह सरकार में ये हर साल 1 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा, और वो अभी तक बढ़ा हुआ, जो मैंने आपको 40 साल का जिक्र किया ना, ये वही बढ़ा हुआ अभी तक चला आ रहा है। तो ये जो बढ़ा हुआ एज रिलैक्सेशन है, इसका क्या फायदा मिला है? जब इसका फायदा दिग्विजय सिंह को नहीं मिला, आप भर्ती कर नहीं रहे, तो पॉलिटिकल बेनिफिट आपको कैसे होगा? आप देखिए क्या है कि जो रोजगार का मामला है, सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार का मामला है, सरकारें बेसिकली लापरवाह हो गई है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है सरकारें, तो उन्होंने ये मान लिया है कि जो पढ़ा लिखा युवा है, वो सरकारी की बजाय जो है कॉर्पोरेट पे पैकेज जॉब करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो ये थर्ड सेकंड कैटेगरी का जो बचेगा, उसकी भर्ती होगी तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा ये जो प्राइवेटाइजेशन, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर आउटसोर्स हो, सब प्राइवेटाइज कर दीजिए। ये सरकार का कहीं ना कहीं हो गया है, और ये मानने लगी है सरकार कि जो भी बेरोजगार हैं, वो एक बहुत इफेक्टिव वोट बैंक के तौर पे नहीं है कि ये सरकार को बनने से रोक रहे हैं। क्योंकि जो चुनाव के मुद्दे हो गए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि कास्ट हो जाता है, रिलीजन हो जाता है, इसलिए जो है राजनीतिक दल इस रोजगार के मुद्दे को लेकर ज्यादा चिंता करते नहीं है। और इसको कहीं ना कहीं, इस मुद्दे को, ये जो 3 साल की छूट है, तो मैंने कहा कि इसका जो लाभ है वो बहुत ज्यादा व्यापक इतना नहीं है। तो ये राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए या जो है शिवराज जी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला नहीं है। इसके साथ उन्हें बहुत दूसरे मुद्दे भी जोड़ना पड़ेंगे, तब शायद कोई उनके पास एक पॉजिटिव पिक्चर सामने आए। जी दिनेश जी अपनी बात एक जो है अभी की परसों की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपनी योजना का लाभ प्रचार करवाने के लिए लगभग 150 शिक्षकों को रिलीज करते, घर घर जाओ, और सरकारी शिक्षक, क्योंकि प्राइवेट में उनको तो बस नहीं है, और उसकी वजह से वो जो 150 शिक्षक जाते हैं घर घर, तो लगभग 2 से 3 हजार बच्चों की क्लास ही नहीं लग रही। बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको छुट्टी कर जाए, और बिना किसी मतलब के उनकी छुट्टी कर जाती 10 दिन के लिए। जब मुद्दा संज्ञान में आया, शायद आप लोगों ने संज्ञान लिया, दैनिक भास्कर ने शायद संज्ञान लिया, इन्होंने जब संज्ञान लिया तो फिर बोले नहीं, सफाई दी गई। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि शिक्षकों की भर्ती बहुत खाली है। कई हजार स्कूल हैं इनके जहां पर शिक्षक नहीं है, और ये शायद इसलिए क्योंकि वहां पर गरीब का बच्चा पढ़ता है, और गरीब का बच्चा पढ़ता है तो कोई ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं। लेकिन ये गलत बात है, ये वही बच्चा है जो मेन वोटर है, ये वही बच्चा जो जिसमें भारत बसता है। आज अगर बच्चे बात करें कि 51,000 पदों पे भर्ती, आज एमपीटेट के छात्र क्या करें, अभी मैं आपको आज कह रहा हूं, देखिएगा 22 तारीख को भोपाल में कहीं ना कहीं बच्चा मिलेगा ये आंदोलन करते हुए कि 51,000 पदों की वृद्धि करिए एमपीटेट में। वो सही कर रहा है, क्योंकि अगर आपने 2.25 लाख लोगों को पास किया है तो आप 51,000 क्या 60-70 हजार भर्ती करिए। तो वो जो युवा है, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उनको भी जो है आपके द्वारा जो है इस बात को, इस मांग को सरकार तक जरूर पहुंचाया जाए कि जो किसी भी समाज के लिए 3 बेसिक चीजें हैं। शिक्षा सबसे प्रारंभिक है, और शिक्षा संविदा शिक्षकों से काम नहीं चल सकता। दूसरा हो गया स्वास्थ्य हो गया, तीसरा सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन होना अत्यंत आवश्यक है, और तब होगा जब उसमें नए रिक्रूट होंगे, नए कांस्टेबल आएंगे, नए एसआई जाएंगे, एएसआई जाएंगे। महिला आंगनबाड़ियों में पर्यवेक्षकों की भर्ती हुई नहीं, महिला पर्यवेक्षकों की, बेचारी वो परेशान है। संविदा भर्ती वाले पर डे मुझसे रोते हैं, सर हमारा क्या होगा। अभी एक महिला ने उमरिया में सुसाइड कर लिया। तिवारी सर, इतनी बड़ी संवेदनशील, मैं आप भेजूंगा, उस लड़की का एक ही वजह था कि वो क्या हुई, आपको ही पता है कि महिलाओं के साथ गर्भवती हो जाती है, तो वही शादीशुदा महिला है, तो कुछ दिन का लीव लिया उसने। जब दोबारा ज्वाइन करने गई तो उसकी सीट किसी और को अलॉट कर दी गई, और इतना परेशान हो गई वो, उमरिया की लड़की लेडी है, और उसने अपना सुसाइड कर लिया, क्योंकि जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सुसाइड कर लिया। अब इस सुसाइड के पीछे कुछ लोगों ने कहा सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज, सर सुसाइड नहीं किया, इतनी टेंशन में थी कि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो तरह तरह का आरोप लगाए गए। तो मैं तो ये जानता हूं कि जब किसी को जॉब से धकेल दिया जाएगा, उसके बच्चा, उसका परिवार नहीं चलेगा, तो वो मैं मानता हूं वो आत्महत्या नहीं होता, वो मर्डर होता है। और मर्डर कैसा होता है, पहले मानसिक तौर पर उसके मारते हैं, फिर उसकी आत्मा को मारते हैं, तब जाके व्यक्ति इस प्रकार कदम उठाता है। तो मैं एमपी तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज सरकार तक हमारी इन बातों को, तिवारी सर आपकी तो बात जो है, आकांक्षा मैम आपकी बात है, दिनेश गुप्ता सर, आप लोगों का तीनों का मेहता बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में जो है ये हमारे जितने भी बेरोजगार छात्र, इनके तरफ से इनकी आवाज उठाने के लिए जी।
जी, कुल मिला के देखिए बड़ी घोषणा तो अमित यहाँ पे की है, रिलैक्सेशन दिया है 3 साल का एज में से 1 साल की भर्ती के, लेकिन बात वही है कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। और भी ज्यादा चीजें हैं, लूपहोल से जिन पे काम करने की जरूरत है, वो चाहे फिर जल्दी से रिजल्ट घोषित करना हो या फिर समय पे तमाम जो प्रक्रिया होती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई उनको पूरा करना हो, लेकिन सिर्फ 3 साल के एज रिलैक्सेशन बड़ी मांग जिसे मानी है, लेकिन और भी चीजें जो है उन्हें दुरुस्त करने की यहाँ पे जरूरत जो है वो सरकार को नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में मैं इतने कहूंगा कि अगर शुरुआत की है तो शुरुआत को अंजाम तक ले जाइए और नौकरियों के नाम तक ले जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश चौहान जी, आप जुड़े। दिनेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बातें आपने रखी। इस लाइव में हम इतना ही रखेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के आप बने रहिए एमपी तक के साथ। मुझको दीजिए इजाजत।